हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है स्टडी विद अस, अब इसमें यूजीसी नेट पेपर वन के लिए पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और आप अब पूरा का पूरा अपना जो सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और अपने आप नोट्स भी बना सकते हैं। पूरा के पूरे जो वीडियो हैं लगभग इनमें हिंदी मीडियम्स में ही हैं और इंग्लिश मीडियम में मैंने अभी वीडियो नहीं बनाए हैं और मैं इस पर अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना पूरा पेपर वन का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ई अपसिस्ट यानी ई वेस्ट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ई वेस्ट क्या होता है, इनके स्रोत क्या होते हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ता है मानव पर और इसका समाधान क्या है। ठीक है ना, तो आज इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन का ये सब सिलेबस है, सब पॉइंट है ये पॉल्यूशन का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ई अपशिष्ट जो होता है वो क्या होता है मैं बता दूं। तो ई अपशिष्ट का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बेकार हो जाने से होता है और इसमें कई खतरनाक रसायन और भारी धातुएं जो होती हैं शामिल होती हैं, जैसे कि सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, पारा इत्यादि। ठीक है ना, तो ये जो तत्व हैं ये सारी की सारी तो धातुएं हैं, सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, पारा, ये सारे के सारे जो होते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। और ई अपशिष्ट में यही सब जो धातुएं हैं वो शामिल होती हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। अब ई वेस्ट यानी या कहें कि ई अपशिष्ट के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे के सारे ई वेस्ट में ही गिने जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सीडी प्लेयर, पंखा, इलेक्ट्रिक आयरन और ईसीजी मशीन, माइक्रोस्कोप, इनक्यूबलेटर और फैक्स मशीन, जेरोक्स मशीन, स्कैनर, ट्यूबलाइट्स और सभी प्रकार के जो विद्युत संयंत्र होते हैं, तार वगैरह, ये सब भी। ठीक है ना, ये सब जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं ई वेस्ट। ठीक है ना, और ई वेस्ट के बारे में बता दूं, इनको ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही इनको कहीं पर दबाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक है ना, इनको बस रीयूज़ किया जा सकता है रिसाइकल करके। ठीक है ना, वो रिसाइकल करके वो भी। तो विश्व के बहुत कम देश हैं ऐसे हैं जो ई वेस्ट को रिसाइकल कर रहे थे, जैसे चाइना इसमें सबसे आगे है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इलेक्ट्रिक वेस्ट में क्या अंतर है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर जो होता है ये इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है, जबकि ये सारे इस तरफ जो दिए हुए हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है ना, अब इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में डीवीडी, वीसीआर प्लेयर, सीडी प्लेयर, रेडियो वगैरह वगैरह। और इसमें आ जाता है कंप्यूटर वगैरह, इसमें भी आता है। और इलेक्ट्रिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक वेस्ट में आता है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एसी वगैरह। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इलेक्ट्रिक वेस्ट। इलेक्ट्रिक वेस्ट जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है घर में प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, इलेक्ट्रिक चीज़ों से, जैसे कि मशीन, ड्रायर, एसी वगैरह। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक यूज़ की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक यूज़ में कंप्यूटर, टेलीफोन, प्रिंटर इत्यादि की जो भूमिका है वो सबसे अधिक है। अब ई अपशिष्टों से संबंधित कुछ मैं बातें बता देता हूँ आपको, और इसमें एक बेसल कन्वेंशन है, इसको आप को याद रखना है, बेसल कन्वेक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ये पढ़ के बता देता हूँ कि ई अपशिष्ट जो है वो अधिकतर इसका जो निर्माण होता है वो विकसित देशों में होता है। याद रखें, अधिकतर निर्माण जो होता है ई वेस्ट का वो विकसित देशों द्वारा ही किया जाता है। अब इस देश में अब ये देश अपने ई अपशिष्टों को विकासशील एवं विकसित देशों में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं कि जो विकसित देश होते हैं ये समुद्री मार्ग से आते हैं, और विकसित व विकासशील जो देश होते हैं, सॉरी, अल्पविकसित और विकासशील जो देश होते हैं यहाँ पर ये डाल के चले जाते हैं। ठीक है ना, तो बेसल एक संधि हुई थी, बेसल संधि। इस संधि के तहत ये निर्णय लिया गया था कि एक देश दूसरे देश में इस प्रकार की जो हरकत है वो नहीं करेगा, ई अपशिष्टों को नहीं डालेगा, आदान प्रदान भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, इस संधि के तहत बेसल कन्वेंशन कहते हैं इसे। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संधि थी, ई अपशिष्ट से संबंधित है, यानी ई वेस्ट से संबंधित ये संधि थी। अब जो भारत है, भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का जो मंत्रालय है उसने भी इन अपशिष्टों के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए एक खतरनाक अपशिष्ट संचालन अधिनियम 2008 बनाया था। ठीक है ना, इस अधिनियम में भी ई अपशिष्टों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और भारत में ई वेस्ट की अगर हम बात करें
तो भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा लोगों की क्रय शक्ति की जो क्षमता है, उसके कारण ई वेस्ट जो है तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना? अब भारतीय क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदते हैं, जिससे कि ई वेस्ट अधिक बनता है। ठीक है ना? तो भारत में ई वेस्ट डंपिंग का इस समय जो है भारत वो हब बन चुका है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ई वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है कि 75 शहर जो हैं 60% ई वेस्ट के लिए जिम्मेदार हैं भारत के। ठीक है ना? भारत जो है मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनता जा रहा है। 90% मोबाइल आयात किए जाते हैं भारत में विश्व के। ठीक है ना? और ई वेस्ट प्रतिवर्ष जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और विकसित देशों की मैं बात करूं, विकसित देशों में जैसे यूरोप देश, जापान जो हैं वो अब भारत और चीन जैसे देशों में इसको ई वेस्ट को भेजते हैं। ठीक है ना? और मैं बता दूं सबसे ज़्यादा विश्व स्तर पर जो ई वेस्ट आयात किया जा रहा है वो भारत और चीन में ही किया जा रहा है। ठीक है ना? भारत और चीन में ही आयात किया जा रहा है सबसे ज़्यादा ई वेस्ट का। ठीक है ना? ये क्यों किया जा रहा है, ये क्या मैंने आपको बताया कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो ई वेस्ट को रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करके उससे। ठीक है ना? तो उसके लिए ये किया जाता है और चाइना इसमें सबसे आगे है। अब भारत में इलेक्ट्रिक वेस्ट के मुख्य स्रोत जो हैं वो सरकारी एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है ना? जो फैक्ट्रियल एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, यहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जो है वो निकाला जाता है। ओके। और अगर हम बात करें घरेलू आवासीय भागीदारी की, तो 15% जो ई वेस्ट होता है वो घरेलू जगह से निकलता है। और ई वेस्ट के प्रभाव की बात कर लेते हैं। ई वेस्ट में बहुत से खनिज व रासायनिक का प्रयोग होता है जो वायु जल आदि के माध्यम से मानव एवं परितंत्र पर प्रभाव डालते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर मोबाइल प्लास्टिक सीआरटी स्विच पीवीसी बैटरी आदि आर्सेनिक सीसा कोबाल्ट कॉपर बेरियम कैडमियम आदि तत्वों का निष्कासन होता है। ठीक है ना? इसका उचित निपटान नहीं किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए विषैला प्रभाव बन सकते हैं। ये सारे नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए, ये सारे ई वेस्ट में ही है। आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो ई वेस्ट में नहीं आता, तो ये सारे के सारे याद रखें आप। और मैं बता दूं कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट से, तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह करके जाएं, क्योंकि छोटे टॉपिक से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे? तो मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या है कि तेजी से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सी बीमारियां होती हैं जो इसके कारण होती हैं, जैसे कि सीसा किडनी पर प्रभाव डालता है, जनन क्षमता पर प्रभाव डालता है, और बच्चे की मानसिक विकास जो होता है उसको रोक देता है। तो ये जो है काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? पर्यावरण पे भी इस पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भूमिगत जल जो होता है वो प्रदूषित होता है। भूमिगत जल जो होता है वो प्रदूषित होता है अ, इससे। अ, ठीक है ना? और जलीय पारितंत्र प्रभावित हो रहा है। ठीक है ना? और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है इससे ही। मृदा का अम्लीयकरण हो रहा है। और लैंडफिल प्रक्रिया में 40% लैद की मात्रा तथा 75% भारी धातु की मात्रा होती है। ठीक है ना? अब ई परिसर यानी ई कॉम्प्लेक्स, यह भारत की प्रथम वैज्ञानिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई है। ठीक है ना? जो ई कॉम्प्लेक्स होता है ये भारत की प्रथम वैज्ञानिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल करने की एक यूनिट है। ठीक है ना? ये सितंबर 2005 में इसका प्रारंभ किया गया था। यह क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपशिष्ट को रिसाइकल करके उसका उपयोग करती है। ठीक है ना? तो ई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स या ई परिसर आपसे पूछे तो याद रखें ये क्या है, एक प्रकार की वैज्ञानिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण की इकाई है। कब प्रारंभ की गई? 2005 में। क्यों की गई? ताकि अपशिष्टों का पुनर्चक्रण किया जा सके, यानी बेकार जो ये चीज़ें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उनको रीयूज किया जा सके। अब मेजर रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं, ई अपशिष्ट से संबंधित कई कानून बनाए गए हैं, तो आप इनको भी याद रखें। खतरनाक अपशिष्ट नियम जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1989 में, फिर इसमें संशोधन किया गया सन 2000 में, फिर एक संशोधन सन 2002 बन गया इस तरीके से। ठीक है ना? तो 3 खतरनाक अपशिष्ट नियम बने हुए हैं। खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश होते हैं। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे कि ई अपशिष्टों पर कौन नियंत्रण रखता है तो याद रखें वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है ना?
तो ये भी चीज़ याद रखें। और राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 ये भी बनाया गया, एक तरीके से ये भी है जो पर्यावरण पे प्रदूषण पर जो है नियंत्रण रखता है। और बायोमेडिकल अपशिष्ट ये भी नियम था, सन 2002 में बनाया गया था। अब ई वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है ना, निपटान कैसे किया जाए। तो लेड फिलिंग एक तरीका होता है, लेड फिलिंग। लेड फिलिंग से ठोस अपशिष्ट निपटान के समान, ठीक है ना, इस ठोस जो अपशिष्ट होते हैं इसको निपटाने की बात जो है वो की जाती है। दहन दहन एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ई वेस्ट को प्रबंधित किया जाता है, मैनेज किया जा सकता है। और ई कचरा अधिनियम 2016, इसे मैं आपको बता दूं, ई कचरा अधिनियम 2016 क्या है। ई कचरा अधिनियम 2016 में क्या क्या चीज़ थी, तो इसमें CFL द्वारा तथा पारा वाले अन्य लैंप जैसे उपकरण भी शामिल किए गए थे ई कचरे की सूची में, ठीक है ना। भारत में एक सूची है जिसमें बताया गया है कि ई कचरा किसे कहा जाएगा किसे नहीं। तो सन ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 में जो CFL होती है, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है ना, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी CFL तथा पारा को और अन्य लैंप को जो होते हैं उन्हें ई अपशिष्ट में शामिल कर लिया गया था सन 2016 में। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे देश में एकल प्राधिकार देता है, ठीक है ना। और ई कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने के काम में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई थी सन 2016 में। याद रखें ई कचरा प्रबंधन नियम के तहत, यानी कि अगर जो ई कचरा को साफ वगैरह करने वाले जो व्यक्ति होते हैं और उनके स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या होती है तो राज्य सरकार उनको देखेगी, उनका पूरे खर्चा उठाएगी। और नियमों के उल्लंघन होने पर दंड का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। सो ये जो नियम है आप याद रखें, ई कचरा प्रबंधन नियम सन 2016 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। भारत में ई वेस्ट उपचार की तकनीक मैं बता दूं कौन कौन सी है, तो दो तकनीक जो है अपनाई जाती है। पहली है परिशोधन और दूसरी है विखंडन। तो पहली मैं आपको पहले बता दूं, पहली परिशोधन यानी शुद्धिकरण। सबसे पहले धातुओं को अलग किया जाता है और उसके बाद उनका परिशोधन यानी शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसे कहते हैं परिशोधन प्रक्रिया, ठीक है ना। ये है ई वेस्ट के उपचार के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला होता है शुद्धिकरण, यानी अगर मान लो कोई भी टीबी है तो उसका टीबी के अंदर जितने भी धातु होती है, मेटल्स होती हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उनको जो ई अपशिष्ट बचता है फिर उसको शुद्धिकरण किया जाता है, परिशोधन किया जाता है और उससे फिर नई चीज़ें बनाई जाती हैं। विखंडन एक तरीका होता है। विखंडन क्या होता है, ई वेस्ट का विखंडन फैक्ट्रियों में इकट्ठा किया जाता है, इसमें विभिन्न धातुओं को अलग किया जाता है और डिब्बे में डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, ठीक है ना। अब ये कुछ प्रोसेस बता रखे हैं कि किस तरीके से इनका होता है। जैसे कि पहले गैस एवं द्रव का अलग अलग परिशोधन होता है, फिर उसका विखंडन होता है, तोड़ा जाता है, फिर उसमें से धातु के उपकरण उपयोग का जो काम का चीज़ होती है उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो किया जाता है। आपको अभी एक चीज़ और बता दूं, ये 4R क्या है, 4Rs, ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4Rs, ठीक है ना। अब 4Rs का मतलब क्या होता है कि ई वेस्ट को ख़त्म करने के ये 4 तरीके हैं। या तो उसका रीयूज़ करो, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, रिकवर करो और रिड्यूस करो, ठीक है ना। और 3R अगर आपसे पूछता है कि 3R क्या है, तो 3R के अंदर ये सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। और अगर 4R पूछता है तो इसमें एक और ऐड हो जाता है, रिकवर, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अगर कंप्लीट पेपर वन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे आ सकते हैं जो कि हमारे चैनल पे है, अलग से अब बना दी गई है। सो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।